हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। इस पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। यह पाठ एक आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें लेखिका ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख किया है। लेखिका ने सबसे पहले अपनी नानी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन किया है। उसके बाद अपनी माँ और पिताजी के बारे में बताया है। फिर अपनी परदादी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन किया है। उसके बाद उन्होंने अपनी बहनों और अपने भाई के बारे में बताया है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? लेखिका ने, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी का स्वर्गवास हो चुका था, लेकिन लोगों से सुनी हुई बातों के आधार पर लेखिका उनसे प्रभावित होती हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं और उनके विचार जो उसने बाकी लोगों से सुने, अपने परिवार के सदस्यों से सुने, उनसे वह बहुत अधिक प्रभावित हुई। उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। वो अपने देश से प्रेम करती थी और वो अपनी बेटी की शादी भी किसी क्रांतिकारी से करना चाहती थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर है, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान था। वे अनपढ़ परंपरागत पर्दानशी औरत थी, यानी वो अनपढ़ भी थी और पर्दा भी करती थी। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेज़ों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे। उनकी जीवन शैली जो थी वो अंग्रेज़ों से प्रभावित थी, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही ढूंढेंगे। यानी वे अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से करना चाहती थी जो देशभक्त हो तथा अपने देश को आज़ाद कराना चाहता हो। किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दें, यानी आप किसी क्रांतिकारी को ढूंढें। इससे उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे ICS परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उसकी नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। लेखिका ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से करवा दिया जो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में नहीं बैठ पाया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क, लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। ख, लेखिका की दादी के घर में माहौल शब्द का चित्र अंकित कीजिए, यानी घर का जो माहौल है उसका अर्थ क्या है या किस प्रकार का माहौल था? उत्तर है क, लेखिका की माँ की स्थितियाँ और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उनका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में भी उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। लेखिका की माँ का सारा समय
किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड़ प्यार भी नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के दो प्रमुख कारण थे कि वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलती थी, यानी वो सत्यवादी थी, तथा वे किसी एक व्यक्ति की गोपनीय बात किसी दूसरे के सामने नहीं कहती थी, यानी वो विश्वसनीय भी थी। हमारा पहले इस प्रश्न का ख भाग है। लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था, यानी अब उनके जो घर का माहौल है उसके बारे में बताया जा रहा है। उनकी दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था, यानी सब लोगों के विचार अलग अलग प्रकार के थे। परदादी लीक से परे हटकर थी। वे चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो, यानी वो चाहती थी कि उनके जो बहू है उनकी पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मांगकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था, यह तो आज भी माना जाता है कि सब लोग पुत्र की कामना करते हैं, लेकिन उनकी यह मन्नत सुनकर सब लोग हैरान हो गए। परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली, यानी वो इस प्रकार की कल्पनाएं करती हैं कि उनकी जो बहू को जो बच्चा हो वो लड़की हो और उसको किस प्रकार से पालेंगी, किस प्रकार से उनके साथ प्यार दुलार करेंगी। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं थी, यानी वो इसी प्रकार के कामों में व्यस्त रहती थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी, यानी लोग या घर के जो पुरुष थे वो किसी प्रकार से अपने जो तौर तरीके थे वो स्त्रियों पर लागू नहीं करते थे। स्त्रियां अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लिए आज़ाद थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। सबकी अलग अलग प्रकार की जीवन शैली, अलग अलग प्रकार के विचार थे। इस प्रकार उनके घर की जो स्थिति थी, जैसा उनके घर का माहौल था। हमारा चौथा प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर है, परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सकें। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात न रही होगी, यानी जैसे उस समय लोग रहते थे, जैसे उनके विचार होते थे, उसकी परदादी कुछ अलग प्रकार के विचारों की औरत थी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की मन्नत मांगी। हमारा पांचवा प्रश्न है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने या उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया, यानी स्पष्ट विरोध नहीं किया, तथा न ही समर्थन किया, बल्कि उन्होंने अपने पति के प्रति निष्पक्ष या तटस्थ होकर अपना जीवन जिया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली, यानी उससे एक लोटा पानी मंगवाया तथा आधा पानी पीकर आधा चोर को कह दिया कि तुम पी लो। तो इस प्रकार से उसने उसके साथ एक रिश्ता बना लिया, जिसे हम केवल मन का रिश्ता बोलते हैं, और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, केवल सहजता से ही प्रेरित किया। नहीं चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया।
उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यानी चोर भी उनके व्यक्तित्व से, उनके सहजता से प्रभावित हो गया और उसने चोरी छोड़ दी और खेती के कार्य को सदा के लिए अपना लिया। प्रश्न 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने से मदद लेकर वहाँ स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार न हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। यानी उन्होंने बच्चों के शिक्षा का भी प्रबंध किया। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर है, इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जिनके मन में दृढ़ संकल्प होता है, कुछ करने की इच्छा होती है तथा जो अपना जीवन सरलता से जीते हैं, उन्हें श्रद्धा से ही देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनका खूब आदर सम्मान होता है। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेय बनी रही क्योंकि उसने परिवार और समाज के विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही, क्योंकि उस समय सब मानते थे कि जो क्रांति करता है या जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किसी भी समूह में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है या कोई भी क्रांतिकारी घटना को अंजाम देता है, उसका हमेशा विरोध किया जाता है। अंग्रेज उसे नुकसान देते हैं या जैसे जेल में बंद करा दिया या कोई सज़ा दे दी, इस प्रकार उसके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन लेखिका की नानी ऐसा मानती हैं कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी क्रांतिकारी के साथ हो जाए। इसी कारण वह सबकी पूजा बनी रही। यानी सब लोग उनकी पूजा करने लगे, उनकी इज्जत करने लगे, उनका सम्मान करने लगे। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प किया था। यानी उनका जीवन कैसा था? सादा जीवन और ऊंचे विचार। उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा वस्त्र भी नहीं थे और ना ही वह उनका संचय करना चाहती थी, उनको इकट्ठा भी नहीं करना चाहती थी। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मानी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए कार्य किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात को किसी दूसरे के सामने नहीं बताया। ये सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से परे थे तथा दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण इनका सम्मान हुआ, इन पर श्रद्धा प्रकट की गई। यानी लेखिका ने इनके जो गुणों का वर्णन किया है कि वो गोपनीयता बनाए रखती थी, विश्वसनीय थी और सत्यवादी थी। इस प्रकार से उनकी प्रशंसा की है कि वो सम्मान के या आदर के लायक थी। प्रश्न 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह जो प्रसंग है, यह जो पंक्ति है, ये जो डायलॉग वगैरह बताया गया है, ये लेखिका की बहन का है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। यानी उनकी बहन रेणु उनसे भी 2 कदम आगे, यानी उनके अंदर भी वही गुण थे बल्कि उससे अधिक थे। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। यानी उनके लिए उनका स्वयं काम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वो गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करती थी, उन्हें ऐशो आराम पसंद नहीं था, केवल उन्हें आत्मनिर्भरता पसंद थी। तो यह बताया गया है कि वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिसे उसके पिता ने उनके लिए लगवाया गया था।
एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल आती थी। इसी तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भर गया था और घर वालों के मना करते रहने पर भी वह लब लब करते हुए पानी में स्कूल गई। यानी वह जब छोटी थी तो उनके बस नहीं आई थी, लेखिका की बहन की बस नहीं आई स्कूल की, तो वो पैदल ही 2 किलोमीटर चल के स्कूल तक गई और उस समय बारिश के कारण हर जगह पर 2-2 इंच पानी 9-9 इंच पानी भरा हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। अपने जो दृढ़ निश्चय उनके मन में था उसे उसने पूरा किया और वह स्कूल में गई पैदल चलकर और स्कूल बंद देखकर लौट आई। और तब उन्होंने इस प्रकार का वाक्य किया, यानी इस प्रकार का जो कथन था कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, ये उनके विचार थे। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जहां जागृति पैदा की और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्र किया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया था। लेखिका ने पहले अपनी बहन के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार से आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी एवं दृढ़ संकल्पी थी। उसके बाद उन्होंने उनके खुद के जीवन के बारे में बताया है कि किस प्रकार से लेखिका ने बिहार में एक छोटा सा स्कूल खोला और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इन प्रश्नोत्तरों में भी लेखिका के परिवार के सदस्यों के बारे में, उनकी दादी, नानी, उनकी माँ और उनकी बहनों के जीवन के जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, उनके गुणों का वर्णन किया गया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।